हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल। सो आज से एक नया मिशन स्टार्ट होने जा रहा है। मिशन का नाम है स्टूडेंट्स की पाठशाला। एंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ डेली 9 to 10 हम लोग मिला करेंगे और वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। होपफुली दीज क्लासेस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स पे एवरी क्लास के एंड में बता सकते हैं कि व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर in the next class, what you are expecting from me in the next class. So accordingly we will plan the lectures and I'm very sure these lectures will help you a lot, right? But एक चीज़ very important वो ये कि इस क्लास का फ़ायदा कब होगा हमें कि जब जो भी चीज़ मैं इस 9 to 10 में कवर अप करूँगा, आपको पहले तो वो सेल्फ स्टडी भी करना होगा सेम डे पे, और एट द सेम टाइम मैं आपको एक टास्क दूंगा जो कि आपको नेक्स्ट डे से पहले करके रखना है। जैसे कल 9 to 10 क्या कराना चाह रहा हूँ मैं, वो मैं आपको बताया करूँगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास दो टास्क हो गए। एक जो मैंने अभी करा उसको कंप्लीट करना है, एक जो मेरा प्रपोज्ड प्लान है उसको भी आपने थोड़ा सा पढ़कर रखना है, सो दैट आप लोगों को इन क्लासेस का बेनिफिट जो है वो बहुत हाई लेवल पे मिले। तभी हम लोग शेड्यूलिंग कर पाएंगे कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी पढ़ाई को शेड्यूल करना है, राइट? ठीक है सर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद क्लास 1। और आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे कस्टम। ठीक है जी। काफ़ी टाइम से मैंने जीएसटी के भी काफ़ी चैप्टर कराए, डीटी के भी कराए, बट कस्टम को हमने टच ही नहीं करा। सो आई वांट यू पीपल कि आज हम लोग कस्टम कवर अप करें। और कस्टम के अंदर हम लोग पहले कोशिश करेंगे टू कवर अप दोज चैप्टर्स जिनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बिकॉज आई नो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस इन दोनों के अंदर कस्टम एग्जीक्यूटिव न्यूज़ सिलेबस में भी है, तो प्रैक्टिकल में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है। सो आई वांट कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को पहले हम कवर अप कर लें, लाइक वैल्यूएशन, लाइक बैगेज, लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, रिलेवेंट डेट, लाइक दिस। और उसके बाद वी विल शिफ्ट टू जीएसटी एंड देन डीटी, बैक टू डीटी, राइट? बट आई एम श्योर कि हम लोग अगर डेली 9 to 10 क्लास रखते हैं तो हम लोगों का मैसिव कवरेज होगा और वी विल ट्राई टू इंश्योर कि आपका कंप्लीट सिलेबस मैं आपके एग्जाम से पहले आपको करा सकूं, राइट? एंड इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ी टू इंक्रीज दिस ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास, डेफिनेटली आई विल डू दैट। बट टू जस्ट टू स्टार्ट विद अभी 9 to 10, अगर लगेगा कि थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करना है तो डेफिनेटली दैट विल बी एक्सटेंडेड बाय डिफ़ॉल्ट। आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ की टेंशन लेनी है वो क्या है कि आपको मेरे टास्क को करना है और जो मैं काम कहूँ वो आपने कंप्लीट करना है। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस मैं आपसे पूछा करूंगा एंड आई वांट यू पीपल टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज उससे पता चलता है कि यस कि आप लोग कितना सीरियस हो। बिकॉज जितना सीरियस आप लोग होगे उससे डबल सीरियस मैं आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरा जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो प्लान था दैट इज़ टू कवर वैल्यूएशन पार्ट। वैल्यूएशन को हम लोग कवर अप करेंगे, बट जो मेरा मेन टारगेट रहेगा दैट इज़ कि हम लोग आज और कल दो क्लासेस के अंदर we will try to cover valuation, relevant date and rates of duty, right? So ये तीन चैप्टर्स के अंदर आपका एक 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल बनने के पूरे चांसेस होते हैं बच्चे। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू प्लान समथिंग लाइक दिस ताकि आप लोगों का 5 मार्क्स मैं श्योर कर सकूं आज और कल की क्लास के अंदर, राइट? ठीक है सर। टू स्टार्ट विद वी विल स्टार्ट विद वैल्यूएशन एंड देन धीरे धीरे वी विल शिफ्ट टू रेलेवेंट डेट्स एंड रेट ऑफ ड्यूटी, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मालूम है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कस्टम ड्यूटीज़ की, तो बेटा कस्टम ड्यूटी को अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। एक, वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं उन गुड्स की जिन्हें इंडिया में इंपोर्ट या जिन्हें इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया है, राइट? तो स्टेप नंबर 1 जो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क होता है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट असेसेबल वैल्यू, राइट? वंस आई गेट असेसेबल वैल्यू आई शुड नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज आर देयर जो इस वैल्यूएशन पे लगाई जाती है, राइट? सो देयर आर टू वे प्रोसेस। वन, आई नीड टू नो अबाउट द वैल्यूएशन एंड सेकेंडली आई नीड टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ ड्यूटीज विच आर टू बी लेविड ऑन दैट वैल्यू, राइट? सो ये दो चैप्टर्स हैं आपकी किताब के अंदर। एक में हमें सिखाया जाता है हाउ टू गेट असेसेबल वैल्यू और दूसरा चैप्टर बताता है कि हाँ हमारी इंडिया में कितने तरह की ड्यूटीज़ को लेवी किया जाता है और उन ड्यूटीज़ को किस रेट पे लेवी किया जाता है और वो रेट कौन सी तारीख का लिया जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड रेलेवेंट डेट के अंदर, राइट? लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैंने ये पेन इंडिया में इंपोर्ट किया है तो इस पेन की वैल्यू क्या होगी
जिस पर ड्यूटी चार्ज की जाएगी, राइट। सो मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग इज हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस इम्पोर्टेड पेन, या अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, राइट। अब असेसेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दिया गया सेक्शन 14, राइट। सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट हमें बताता है कि हाउ टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर इम्पोर्टेड इन इंडिया या गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है सर, तो सेक्शन 14 आज हम लोग बेसिकली कोशिश करेंगे कवर करने की, अलॉन्ग विद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स, राइट। ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद आई एम वेरी श्योर आप लोगों को अगर असेसेबल वैल्यू निकालने का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप आराम से बड़े तमीज़ से निकाल सकोगे, ठीक है जी, और उसमें कोई एरर नहीं होगा। और यस, मैं बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ में ही आज आपको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली मुझे चैप्टर कराना है, जब मैं चैप्टर कराऊंगा तो फिर वो कंप्लीट चैप्टर होगा। हाँ, उसमें अगर कुछ पोर्शन जो मुझे लगेगा इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट अगर मैं छोड़ता हूँ तो वो फिर आपकी ड्यूटी होगी कि वो आज आपने कवर करना है, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिसमें मुझे मालूम है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए वो मैं सारे डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, बट अगर कोई ऐसा टॉपिक रह जाता है जिसके अंदर आपको सपोज करो लेट्स से अगर कोई जैसे कुछ ऐसे छोटे मोटी चीज़ें भी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको खुद रीड करके चैप्टर को कंप्लीट करना है आज ही आज के अंदर, ठीक है ना। ठीक है सर, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सेक्शन 14 जब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आप सबको मालूम होगा कि सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है जी। असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। और जब हम 14 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया था कि इन रिलेशन टू सर्टन गुड्स जिसे गवर्नमेंट खुद नोटिफाई करेगी, असेसेबल वैल्यू कैन बी द टैरिफ वैल्यू। अभी टैरिफ वैल्यू क्या होती है? इट्स नथिंग बच्चे, ये टैरिफ वैल्यू एक नोटिफाइड वैल्यू होती है जिसे सरकार खुद नोटिफाई कर देती है कि अगर ये पेन इंपोर्ट हुआ है तो इसकी आपने ये फिक्स्ड वैल्यू ही लेनी है। तो जब गवर्नमेंट खुद बता देती है कि आपको यही वैल्यू लेनी है तो उसको हम बोलते हैं टैरिफ वैल्यू। लेकिन जब गवर्नमेंट कहती है ओके फाइन, आप खुद बताइए कि आपके हिसाब से आपने ये पेन जब इंडिया में इंपोर्ट किया था तो आपके और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या थी, तो वो होता है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 दैट असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर तो नोटिफाइड गुड्स हैं उसकी वैल्यू ऑलरेडी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी हुई है, फिर तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, जो भी टैरिफ वैल्यू दी होगी क्या उसी को हम आपका एवी घोषित करके क्या उस पर ड्यूटीज कैलकुलेट कर देंगे, राइट। लेकिन इन केस अगर वो नोटिफाइड गुड्स में नहीं आ रहा, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई वैल्यू अभी तक नोटिफाई नहीं करी है, तो फिर ऐसे में डेफिनेटली हम लोगों ने सेक्शन 14(1) की ओर जाना है और वो क्या बोलते हैं, असेसेबल वैल्यू इज नथिंग बट ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब कई बार बच्चा पूछता है सर ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? सर वैसे तो ये बड़ा जेनरिक सा शब्द है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब होता है जब दो लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके बीच में एक वैल्यू फिक्स की जाती है जिसका नाम क्या होता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट। ठीक है, जैसे मैंने आपको माल बेचा तो जिस रेट पे मैंने आपको माल बेचा वो प्राइस, जिस प्राइस पर मैं आपको माल बेच रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, बट वो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, इट्स अ प्राइस। ये क्या होता है, एक प्राइस होता है जो कि पेड या पेएबल फॉर गुड्स, ठीक है जी। प्राइस विच इज पेड और पेएबल फॉर गुड्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपने और ध्यान रखनी है वो ये कि कस्टम एक्ट में हम लोग कभी भी सर्विसेज से रिलेटेड बात नहीं करते। वी ऑलवेज टॉक्स अबाउट गुड्स बिकॉज आप सबको मालूम है कि इंडिया में इंपोर्ट और सर्विसेज और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, ना कि कस्टम। तो इसका मतलब कस्टम में जहां पर भी मैं बात करूंगा वी विल डेफिनेटली रेफर टू द वर्ड गुड्स, ठीक है सर। सो प्राइस विच इज पेड और पेएबल फॉर गुड्स, आगे क्या कहते हैं, फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया। अब यहां पर एक्सपोर्ट टू इंडिया को हम लोग अदर वे राउंड बोलते हैं इंपोर्ट बाय इंडिया। एक्सपोर्ट टू इंडिया यानी कि बाहर वाला आदमी इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इंडिया वाला आदमी क्या कर रहा है, फिर इंपोर्ट। तो लैंग्वेज ऐसे ही लिखी होती है, तो इसको ध्यान रखना है। एक्सपोर्ट टू इंडिया यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। अब आप मुझे बताओ, अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रही है तो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन का मतलब हो गया जो हमारा जो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन होगा वो हमारा इंडियन पोर्ट होगा। इसका मतलब वैल्यू का मतलब हो गया वो वैल्यू, वो प्राइस जो आपने पे करा होगा अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। ये ध्यान रखना, क्लियर है नहीं? तो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक जो भी आपने पे करा होगा उस प्राइस पर हम लगाएंगे ड्यूटीज। अब बच्चे मेरे को एक बात हो, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक की वैल्यू को हम CIF वैल्यू भी बोलते हैं। क्यों?
CIF का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये सब ऐड होने के बाद हमारे को CIF मिलता है। तो इसका मतलब जब इंडिया में एक्सपोर्ट टू इंडिया होता है, यानी कि इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, तो प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक का जो भी प्राइस आपने पे करा होगा, डेफिनेटली प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक मैंने पे क्या क्या करा होगा, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक इंश्योरेंस और दूसरा फ्रेट। तो CIF वैल्यू तक जो मैंने पे करा होगा, क्या उस पर ड्यूटीज को लेवी किया जाएगा, ये लॉ ने क्लियर कर दिया 14 सबसेक्शन 1 में। ठीक है जी। तो अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में अगर गुड्स इंपोर्ट हो रही है तो किस वैल्यू पे आपको ड्यूटी पे करनी होती है, FOB वैल्यू पे या CIF वैल्यू पे, तो आंसर है CIF, राइट। ठीक है, फिर आगे लिखता है फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। अब ये फ्रॉम इंडिया है तो ये प्रॉपर एक्सपोर्ट है, टिल प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। अब प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन भी इंडियन पोर्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको वैल्यू कहां तक लेनी है, इंडियन पोर्ट तक, और इंडियन पोर्ट तक की वैल्यू को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है FOB वैल्यू, राइट। क्या नाम दिया हुआ है, FOB वैल्यू। तो अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो इंपोर्ट पे जो वैल्यू लगती है, जिस पर ड्यूटी चार्ज होती है, वो CIF होती है, और एक्सपोर्ट करते समय जिस वैल्यू पर हमें ड्यूटी पे करनी होती है वो होती है FOB प्राइस। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि इंपोर्ट किया जाता है जब, तो ड्यूटी चार्ज होती है ऑन CIF, एक्सपोर्ट जब किया जाता है तो ड्यूटी चार्ज होती है ऑन FOB, फ्री ऑन बोर्ड प्राइसेस। क्लियर है, ठीक है सर। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कब होती है, पहला, प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन, बायर एंड सेलर मस्ट बी अनरिलेटेड, और कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जो हमें प्रिस्क्राइब की जाती है रूल्स के अंदर, जो हमें कहाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, रूल्स के अंदर। अब यहाँ पे रूल्स से का क्या मतलब है, वैल्यूएशन रूल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको वैल्यूएशन रूल्स भी साथ साथ पढ़ने होंगे टू फाइंड आउट कि हमें किस तरीके से अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्लियर हो चुका है। नोटिफाइड गुड्स होगा तो टैरिफ वैल्यू, अदर देन नोटिफाइड गुड्स होगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस विच इज पेड और पेएबल अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन या अप टू प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, प्राइस मस्ट बी सोल कंसिडरेशन, बायर एंड सेलर मस्ट बी अनरिलेटेड, सब्जेक्ट टू सच अदर कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स, राइट। एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, और वो क्या कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो वो इंपोर्ट अक्सर फॉरेन करेंसी में होता है बेटा, और अगर इंपोर्ट इज इन फॉरेन करेंसी तो क्या हमें उसको INR में कन्वर्ट करने के लिए, क्या उसके लिए हमें एक्सचेंज रेट चाहिए होगा। तो सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन में क्लियरली बताया गया है कि आपका जो एक्सचेंज रेट लेंगे हम, पहली बात तो हम CBIC का लेंगे, ना कि RBI का। तो अगर आपको एक्सचेंज रेट CBIC और RBI दोनों दिए हो तो आपको कौन सा पिक करना है, CBIC का आपने पिक करना है, नंबर 1, एज ऑन द डेट व्हेन बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 इज फाइल्ड। ये ध्यान रखना, याद रखना, मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, मैंने तो सिंपली क्या कहा, बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 इज फाइल्ड। भले ही वो ग्रीन कलर की हो या येलो कलर की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाइट कलर की हो। मैंने तो सिंपली, देखो ग्रीन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ग्रीन तो 68 में जाती है, तो 46 में या तो व्हाइट होती थी या फिर येलो होती थी। तो यहाँ पर उन्होंने कलर मेंशन नहीं करा, उन्होंने तो सिंपली क्या बोला, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 फाइल होगी, चाहे वो वेयर हाउसिंग के लिए हो चाहे वो होम कंजम्पशन के लिए हो, आपको उस दिन का एक्सचेंज रेट गिवन बाय CBIC पिक कर लेना है। जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत परेशान करेगी, इसलिए ध्यान रख लेना, ठीक है। कौन सी तारीख का रेट लेना है बेटा, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है अंडर सेक्शन 46, होम कंजम्पशन नहीं बोलोगे आप, अंडर सेक्शन 46 जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट लेना होगा बाय CBIC। ध्यान रखना, RBI नहीं बोला मैंने, आमतौर पे एक्सचेंज रेट RBI मेंशन करता है, लेकिन कस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको CBIC का रेट लेना, ना कि RBI का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हमें सेक्शन 14 समझ आ गया, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा कि हमें रूल्स भी साथ साथ पढ़ने होंगे। तो रूल्स के जब हम बात करते हैं तो हम लोग रूल स्टार्ट करते हैं विद रूल 11। देखिए रूल्स अगर आप पढ़ोगे तो सीक्वेंस में तो आपको समझ भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हमें रूल्स को सीक्वेंस में बिल्कुल नहीं पढ़ना होता। मैं आपको एक सीक्वेंस बना के दे रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहले ही बोला कि आज का इंटेंट इज टू वर्क आउट प्रैक्टिकल आउट ऑफ दैट। तो मैं जो सीक्वेंस बना के दे रहा हूँ आपको वो फॉलो करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने चैप्टर को खत्म करेंगे। क्लियर है, ठीक है सर।
देखिए रूल्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, तो रूल नंबर 11 क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करता है ना, उसको सबसे पहले अपनी वैल्यू डिक्लेरेशन करनी होती है। मतलब क्या सर इसका? सर मतलब ये है कि अगर मैं इंडिया में गुड्स लेकर आया हूं, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना होगा कि मुझे बताना होगा, मुझे खुद बताना होगा, सेल्फ डिक्लेयर करना होगा कि इस पेन की वैल्यू क्या है। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने ये वैल्यू डिक्लेयर कर दी 100 रुपये है, 150 रुपये है, 200 रुपये है, तो अब ऑफिसर के पास क्या होता है, एक राइट होता है, पावर होती है कि वो आपकी वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है। अगर उसको जरा सा भी डाउट हुआ कि आपने वैल्यू सही से डिक्लेयर नहीं करी है, तो वो आपकी वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब जिन लोगों ने क्लासेस मुझसे ली हुई हैं उन सबको मालूम है, वंस वैल्यू रिजेक्टेड, इसको बोलते हैं दागी प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? दागी प्रोडक्ट। दागी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने इस वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया है और ऐसे में इसकी वैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ सर्टेन अदर गुड्स, जिसको हम इंपोर्टेड गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स, सिमिलर गुड्स, डिडक्टिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, ये पढ़ते थे रूल 429 के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू आपने डिक्लेयर करी एंड रूल 12 में अगर वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, तो लॉ बहुत क्लियरली बोलता है कि वंस दैट वैल्यू इज रिजेक्टेड, इट सिंपली मीन्स कि गवर्नमेंट यहां पे ये कहना चाह रही है कि आपकी वैल्यूएशन को अब हम किसी अन्य प्रोडक्ट की वैल्यूएशन पर बेस्ड होकर कैलकुलेट करेंगे, राइट? और वो अन्य प्रोडक्ट कैन बी आइडेंटिकल गुड्स, इट कैन बी सिमिलर गुड्स, इट कैन बी कंप्यूटेड वैल्यू, इट कैन बी डिडक्टिव वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन। ये हमने पढ़ा था रूल 429 के अंदर, क्लियर है? लेकिन अगर आपकी वैल्यू रूल 12 में रिजेक्ट नहीं होती है, तो इसका मतलब आपकी वैल्यूएशन जो आपने डिक्लेयर करी थी, क्या उसी को हम यहां पर असेसेबल वैल्यू ले सकते हैं एज पर रूल 3(1). तो लॉ कहता है, रूल 3 सब रूल 1 कहता है, इन केस आप पर रूल 12 नहीं लग रहा है, तो फिर जो वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे उसी को हम यहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे, परंतु उसमें भी हम कुछ ऐड करेंगे विच इज गिवन इन रूल 10। तो इसका मतलब अगर आपकी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है, तो रूल 3 सब रूल 1 कहता है कि उसमें कुछ एडिशंस हम आज भी करेंगे, दैट इज गिवन इन रूल 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज दो तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, वन वैल्यू एक्सेप्टेड, वन वैल्यू रिजेक्टेड। इफ वैल्यू इज एक्सेप्टेड तो रूल 3 सब रूल 1 रेड विद रूल 10 लग जाएगा। इफ वैल्यू इज रिजेक्टेड देन रूल 4 से लेकर 9 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब अल्टीमेटली मुझे आपको क्या सिखाना है, रूल 10 क्या है। तो रूल 10 में अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था देयर आर सर्टेन एडिशंस व्हिच आर गिवन इन रूल 10, वो आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं और उस पर ही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला है। क्लियर है? तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। वी विल मूव थ्रू रूल 10। तो हम इस फेज के अंदर आज पढ़ाई करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और उस फेज की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जो वैल्यू आप बताएंगे वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, उसमें कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा और जो भी मैं ऐड करूंगा दैट इज गिवन इन रूल 10। ठीक है सर, तो आओ चलते हैं रूल 10 पर। ठीक है जी। अब रूल 10 में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं वो अब आपको समझनी है यहाँ पर। ठीक है जी, रूल 10 में क्या क्या चीजें ऐड होती है, आई एम नॉट श्योर ये आपको वैसे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है अच्छे से क्या क्या लिखा है हमने। ठीक है, बट आप फॉर द टाइमिंग इन नोट्स के लिए अगर आप मेरे लेक्चर के साथ साथ कॉपी नहीं कर पाए तो आप इसको लेक्चर को पॉज कर करके नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज हालांकि अगर जो आपने मुझसे लाइव पढ़ा है तो सारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जस्ट आपने पन्ने पलटने, ओवरव्यू करना है, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, अब रूल 10 क्या था ध्यान से देखेंगे। रूल 10 सब रूल 1 के अंदर 5 एडिशंस थे और रूल 10 सब रूल 2 के अंदर 2 एडिशंस थे। तो इसका मतलब अगर रूल 10 की अगर हम बात करें तो सब रूल 1 में 5 एडिशंस और सब रूल 2 के अंदर 2 एडिशंस, तो कुल मिलाकर 7 एडिशंस मुझे आपको पढ़ाने हैं। उसके बाद आपका रूल 10 खत्म हो जाएगा और जैसे ही रूल 10 खत्म हो जाएगा, ट्रस्ट मी, वैल्यूएशन का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। अब सबसे पहले हम इंटेंशन ऑफ रूल 10(1) समझते हैं कि 10(1) क्या सोचकर लाया गया है। ठीक है जी, तो देखिए 10(1) क्या सोच के लाया गया था, पहले वो समझते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ इंसिडेंटल खर्चे होते हैं रिलेटेड टू दैट गुड्स जो इंडिया में इंपोर्ट हुई हैं। अब लॉ ये चाहता है कि अगर कोई चीज इंडिया में लाने के लिए उसके ऊपर खर्चा करना जरूरी था,
तो वो खर्चा इंसिडेंटल खर्चा कहलाता है, ठीक है जी। और वो इंसिडेंटल खर्चा उस प्रोडक्ट की वैल्यू का पार्ट होना चाहिए, ये लॉ का इंटेंशन है। तो पहला इंटेंशन 10(1) को लाने का क्या है कि अगर कोई इंसिडेंटल खर्चे होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे पैकिंग। भैया एक बात बताओ, अगर मान लो ये इंडिया में सेल आया है, अब ये सेल पैक होके आया होगा, तो सेल की वैल्यू 10 रुपये है और पैकिंग कॉस्ट 1 रुपये है, तो मुझे बताओ सेल इंडिया में कितने रुपए का आया? 11 रुपए का। लेकिन अगर कोई बोले कि सर पैकिंग को आप क्यों ले रहे हो, आप तो खाली सेल की वैल्यू दो, तो लॉ कहता है सॉरी, क्योंकि 11 रुपए इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि बिना पैकेजिंग ये इंडिया में आ ही नहीं सकता था। तो क्या पैकेजिंग कॉस्ट जो है दैट बिकम्स माई इंसिडेंटल कॉस्ट। इसीलिए लॉ ने क्लियर किया कि रूल 10 सब रूल 1 के अंदर जितने भी उस गुड्स से रिलेटेड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होंगे, अगर तो वो ऑलरेडी एडेड हैं, वेल एंड गुड, और अगर वो एडेड नहीं है तो थ्रू रूल 10 सब रूल 1 हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब हुआ ये कि रूल 10 सब रूल 1 के अंदर 5 एडिशंस की बात की गई। पहला एडिशन जो हमें बताया गया उसका इंटेंट मैंने आपको बता दिया, इंसिडेंटल खर्चे है। ठीक है जी। तो अब इंसिडेंटल खर्चों के अंदर उन्होंने क्या क्या खर्चे लिए वो ध्यान से देखेंगे। कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज, बट एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। इसका मतलब ये हो गया बाइंग कमीशन को हम वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे। देखिए बाइंग कमीशन और क्या होता है, जैसे आप माल बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूं और बीच में एक इंटरमीडियरी है जिसने आपको और मुझे मिलाया, तो डेफिनेटली आप भी कमीशन दोगे, आप सेलर हो, आप जो कमीशन दोगे वो सेलिंग कमीशन है। मैं बायर हूं, मैं जो कमीशन दूंगा वो बाइंग कमीशन है। ठीक है जी। तो देयर आर 2 कमीशन, वन इज सेलिंग कमीशन, वन इज बाइंग कमीशन। तो बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब बाइंग कमीशन नहीं होगी तो बची कौन सी? सेलिंग कमीशन। तो सेलिंग कमीशन ऐड हो जाएगी, उसमें कंडीशन लगाई गई। वो कब? अगर वो सेलिंग कमीशन जो कि ऑब्लिगेशन ऑफ सेलर था, पे किसने कर दिया? बायर ने, और वो ऑलरेडी एडेड नहीं है। तो याद रखना कमीशन और ब्रोकरेज कौन सी ऐड कर रहे हैं हम? बाइंग ब्रोकरेज, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगी। सेलिंग कमीशन ऐड करनी है, वो भी कब? अगर सेलिंग कमीशन का ऑब्लिगेशन जो कि सेलर का था पेड बाय बायर एंड ऑलरेडी एडेड नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग, ये सब चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं एज पर 10(1) क्लॉज ए। तो क्लॉज ए में 3 चीजें आपने प्लस करनी है जो कि इंसिडेंटल है। एक कमीशन ब्रोकरेज, दूसरा कॉस्ट ऑफ कंटेनर, तीसरा कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग। बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है जी, ठीक है सर। तो सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कमीशन दिया हुआ है तो हम क्या माने? क्योंकि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बेटा आप फुटनोट डालिए। अगर आप उसको लेते हैं कि वी आर प्रिज्यूमिंग दिस इज बाइंग कंडीशन, बाइंग कमीशन, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। अगर आप उसको प्रिज्यूम करते हैं सेलिंग कमीशन पेड बाय बायर, तो आप उसको इंक्लूड कर दीजिएगा वैल्यू के अंदर एज पर रूल 10(1) ए। ठीक है सर। इसके अलावा 10(1) बी कहता है कोई भी मटीरियल कंपोनेंट्स, कोई भी मटीरियल कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो कि इनकॉर्पोरेटेड है इन द इंपोर्टेड गुड्स। देखिए पहले तो मैं शब्दों को क्लियर कर दूं। एक होता है कुछ ऐसा मटेरियल जो कि कंज्यूम्ड इन द इंपोर्टेड गुड्स होता है, और एक होता है जो कि इनकॉर्पोरेटेड होता है इन द इंपोर्टेड गुड्स। सो देयर आर 2 वर्ड्स, वन इज इनकॉर्पोरेटेड एंड नीचे थोड़ा सा आप और जाएंगे तो इसमें आपको मटेरियल कंज्यूम्ड भी दिखेगा। ठीक है जी। तो अगर कोई मटेरियल जो या तो इनकॉर्पोरेटेड है या कंज्यूम्ड हो गया, याद रखना कंज्यूम वर्ड कब होता है? जब वो मटेरियल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन अगर कोई मटेरियल अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड। तो अब ध्यान से पहले लॉ समझेंगे। मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड या मटेरियल कंज्यूम्ड भी ऐड हो जाएगा, लेकिन कब? अगर ये मटेरियल को सप्लाई किया गया था बाय बायर टू द सेलर एट रिड्यूस्ड प्राइसेस या विदाउट एनी कॉस्ट। तो लॉ कहता है कि अगर मटेरियल, कोई भी पार्ट्स, कोई भी कंपोनेंट्स जो या तो इनकॉर्पोरेटेड है या फिर कंज्यूम्ड है उन इंपोर्टेड गुड्स को बनाने के लिए, जिसे सप्लाई किया गया था बाय द बायर टू द सप्लायर या सेलर, और वो पहले से इंक्लूडेड नहीं है अगर, तो हम 10(1) बी के थ्रू उसको इंक्लूड कर देंगे। लॉजिक आप समझ पा रहे हो? सोचो जरा, अगर मान लो एक पेन है, आपने मुझे कहा कि सर ये पेन 100 रुपए का है, मैंने कहा प्लास्टिक की कोटिंग मैं दे दूंगा, आपने कहा ठीक है, मटेरियल अगर आप दोगे तो हम आपको 30 रुपए में दे देंगे। तो अब लॉ को लगता है कि अगर मटेरियल सप्लाइड किया गया है बाय द बायर टू द सप्लायर,
तो डेफिनेटली जो प्राइस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ 10 आ रही होगी क्या वो कम हो गई होगी, तो 10(1)(b) से क्या हम ऐड करके क्या उस वैल्यू को एक्चुअल में वापस 100 रुपए पे लेकर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, तो एक तो मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड और एक मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या ये ऐड हो जाएगा, बिल्कुल। इसके अलावा टूल, डाइज, माउल्ड्स, अगर कोई ऐसा चीज है जो कि टूल्स हैं, डाइज हैं, माउल्ड्स हैं जिन्हें यूज किया जा रहा था इन प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जिन्हें सप्लाई किया गया बाय द बायर टू द सप्लायर ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द रिड्यूस प्राइसेस, तो इन टूल्स, डाइज, माउल्ड्स की भी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर कोई इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्ट वर्क या फिर अंडरटेकन एल्सवेयर इन इंडिया, इंडिया में नहीं हुआ होना चाहिए, इंडिया के बाहर ही हुआ होना चाहिए, अगर इन पर भी कोई खर्चा अगर बायर ने किया होगा तो उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो याद रखना 10(1)(b) कब ऐड होगा, अगर इनमें से कोई भी खर्चा इनकर्ड बाय द बायर, तो लॉ कहता है हम इस खर्चे को उसमें ऐड करके उसकी एक्चुअल वैल्यू को निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी खर्चा रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स अगर बायर कर रहा है तो वैल्यू पे इफेक्ट आया होगा, और ऐड करके क्या हम वैल्यू को वापस बढ़ाने जा रहे हैं। वेरी गुड। इसके अलावा है रॉयल्टी या लाइसेंस फी। कई बार क्या होता है कि कुछ इंडिया में गुड्स आती हैं जिसकी अपफ्रंट वैल्यू तो कम होती है, लेकिन फ्यूचर में उससे रिलेटेड कोई रॉयल्टी या लाइसेंस फी बायर सप्लायर को पे करता है। तो लॉ क्या चाहता है कि मान लो मैंने कोई लमसम पे कर दिया 1 लाख रुपए, और उसके अलावा 500 रुपए पर यूनिट मैं लाइसेंस फी या रॉयल्टी पे करूंगा, लेकिन लेटर ऑन। तो अब यहाँ पे लॉ ने क्लियर कर दिया कि जो भी आपने लेटर ऑन पे करना है उसको आप ऐड आज ही करोगे, ये माना जाएगा कि वो रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी भी इन रिलेशन टू दोज गुड्स ही है जिसे आपको आज ऐड करना है। क्लियर है? ठीक है सर। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि अगर मैंने इंडिया में कोई चीज इंपोर्ट करी है और उसको मैंने सब्सिक्वेंटली रीसेल कर दिया, और मैंने आपको ये बोला कि रीसेल करने पर या बेचने पर कुछ अमाउंट मैं आपको दूंगा, तो अब 10(1)(d) कहता है इफ एनी अमाउंट इज अक्रूड टू द सेलर, इफ एनी अमाउंट इज अक्रूड टू द सेलर बाय द बायर ऑन रीसेल या डिस्पोजल ऑफ गुड्स, तो उसका वो अमाउंट भी बायर को देना पड़ेगा। किसको? सेलर को। तो वो भी हम आज ही ऐड कर देंगे वैल्यूएशन के अंदर। तो ध्यान रखना, इन शॉर्ट सी और डी क्लॉज अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये बातें कर रहा है कि अगर कोई पेमेंट रिलेटेड टू दोज गुड्स फ्यूचर में पे करी जा रही हैं तो क्या उन्हें भी आज ही ऐड किया जाएगा वैल्यू ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करते समय फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है जी? ठीक है सर। अच्छा, फिर लास्ट आ जाता है ऑल अदर पेमेंट्स। इसके अलावा कोई भी पेमेंट विच इज मेड बाय द बायर टू थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। इन शॉर्ट, कोई भी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय बायर, तो डेफिनेटली क्या वो वैल्यू पे इफेक्ट करा होगा, और लॉ एंश्योर करना चाह रहा है कि उसको हम ऐड करके एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचेंगे। तो इन शॉर्ट 5 चीजें आपने ऐड करनी है, मेरे साथ फटाफट से रिवाइज करना है। पहला क्या है? मटीरियल विच इज material parts, components which are incorporated in the goods which are imported, material which is consumed in the imported goods। इसी तरह से तीसरे नंबर पे आपने टूल्स, डाइज, स्पेयर्स, इनकी भी वैल्यू को आपने ऐड करना है अगर सप्लाइड किया जा रहा है बाय द बायर ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द रिड्यूस प्राइसेस। और एक वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, आर्ट वर्क, ये भी आपने ऐड करना है। तो 10(1)(b) हमारा कंप्लीट। 10(1)(c) के अंदर रॉयल्टी या लाइसेंस फी, 10(1)(d) के अंदर अगर कोई भी अमाउंट अक्रूड होगा फ्रॉम बायर टू द सेलर ऑन सब्सिक्वेंट रीसेल या डिस्पोजल, वो भी मैं आपको पे करूंगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 10(1)(a) के अकॉर्डिंगली अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज है उसे भी हम ऐड करेंगे, बट एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई कॉस्ट ऑफ कंटेनर या पैकेजिंग कॉस्ट है जो कि इनकर्ड बायर ने करी है परंतु वैल्यू में एडेड नहीं है, तो 10(1) इंश्योर करेगा इन सबको ऐड करके क्या वो आपकी एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेगा। डन? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा 10(1) हमारा कंप्लीट हो गया। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है सर। अब आ जाते हैं 10(2). जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल सब रूल 10 सब रूल 2, जब मैं अभी रूल सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि मुझे इंपोर्ट के केस में CIF वैल्यू चाहिए होती है। तो अब CIF वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमें सिखाता है रूल 10 सब रूल 2। तो फ्रॉम FOB हाउ टू कैलकुलेट CIF, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रूल 10 सब रूल 2 के अंदर। तो अब लॉ ने क्लियर कर दिया कि रूल 10 सब रूल 2 कहता है हमें एक तो ऐड करना है कॉट यानी कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस
टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। याद रखना एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं आएगा, टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन आएगा। मतलब जो भी खर्चा किया जा रहा है टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, यानी कि वहां तक जाने के लिए, वहां तक जाने के लिए, तो वो हम सब इसमें करेंगे ऐड बैक। क्लियर है? एंड इसी तरह से कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, अगर इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं और उस पर कोई इंश्योरेंस का पैसा खर्च किया गया तो उसे भी ऐड किया जाएगा, लेकिन वो इंश्योरेंस भी टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक होना चाहिए, ना कि एट प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्ड टू पे फोकस करना है, ऐड वर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है जी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे को दो चीजें ऐड करनी है एज पर 10(2). लेकिन अब इसमें पंगे हैं। पंगे क्या हैं आइए देखते हैं जरा। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस विच आर इनकर्ड टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। देखिए देयर विल बी टू थिंग्स नाउ, या तो ये गिवन होंगी या ये नहीं गिवन होंगी, असर्टेनेबल, अनअसर्टेनेबल। लॉ कहता है अगर तो ये गिवन है तो आप चेक करो कि इंडिया में इंपोर्ट कौन से मोड से किया गया, व्हीकल का नाम यानी कि कन्वेंस का नाम बताओ। तो अगर तो ये बाय एयर है या फिर वेसल या व्हीकल है। अगर ये वेसल व्हीकल है तो याद रखना अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग गिवन है तो आपने एक्चुअल बेसिस पे ले लेना है, तो जितना गिवन है ना वो ले लेना। लेकिन अगर बाय एयर आ रहा है तो लॉ ने क्लियर कर दिया कि एक्चुअल ले लो, बट इन एनी केस 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये 20% ऑफ एफओबी से ज्यादा हुआ तो आपको इसको रिस्ट्रिक्ट करके 20% ऑफ एफओबी तक लेकर आना है। इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि इंडिया में एफओबी प्राइस आ रहा है $10,000, ठीक है जी, और फ्रेट दिया हुआ है $2200। अगर तो ये कन्वेंस जो है मान लो व्हीकल है या फिर कन्वेंस जो है वो वेसल है, फिर तो आप ऐड कर देना जो भी दिया हुआ है। लेकिन अगर बाय एयर है तो फिर वो कहता है कि इसका 20% बताओ कितना है, 2000। तो 2000 से ज्यादा आप ऐड नहीं करेंगे। तो इवन इफ इट इज 2200 हम ऐड कितना करेंगे, $2000। वेरी गुड। तो असर्टेनेबल हो गया हमारा। और अगर ये अनअसर्टेनेबल हुआ यानी कि क्वेश्चन में बताया ही नहीं गया कि व्हाट इज एफओबी वैल्यू, या सॉरी व्हाट इज द वैल्यू फॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो अब लॉ ने क्लियर कर दिया कि अगर कॉट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग नहीं गिवन है तो आपको हमेशा 20% ऑफ एफओबी लेना है अगर एफओबी गिवन हो। और अगर एफओबी नहीं गिवन परंतु एफओबी प्लस इंश्योरेंस का सम गिवन है तो आपको उस सम का 20% लेना है। इन शॉर्ट एफओबी दिया होगा तो 20% ऑफ एफओबी, और अगर एफओबी प्लस इंश्योरेंस का सम दिया होगा तो उस सम का 20% ले लेना फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्ज टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। क्लियर है? ठीक है सर। और जब हम बात करते हैं अबाउट कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना ऐड होगा? देखिए कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना ऐड होगा अगेन डिपेंड करेगा कि क्या ये गिवन है या नहीं गिवन। अगर तो गिवन है तो जितना गिवन है वो ले लेना, कन्वेंस कोई सा भी हो। और अगर ये गिवन नहीं है तो 1.125% ले लेना एफओबी प्राइस का, 1.125% ले लेना किसका, एफओबी प्राइस का। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर एफओबी नहीं मालूम तो फिर मैंने पहले ही बोला, और उसके बदले में अगर सम गिवन है तो फिर सम का 1.125% ले लेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर ये दो चीजें आपने ऐड कर दी तो आपको मिल जाएगा CIF। क्लियर है जी? लेकिन अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आया है, और इनफैक्ट मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपने ध्यान रखना है। पहला, कॉट, इंश्योरेंस, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग यानी कि 10(2) की बात हो रही है, रिलेटेड टू ट्रांसशिपमेंट को नहीं लेंगे आप। देखिए क्या होता है, इंडिया में पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन मुंबई है सपोज करो, तो पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन मुंबई पे माल उतर गया, वेसल वापस चला गया। अब यहां तक का कोई भी खर्चा जो था वो तो हमने ले लिया। अब मान लो उसको दिल्ली के ICD पे शिफ्ट करना है ना। दिल्ली में तो कोई आपको मालूम है कि वेट पोर्ट है ही नहीं, तो दिल्ली के अंदर पोर्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD बोलते हैं। मेरा कंटेनर उतरा हुआ है मुंबई पोर्ट पे और मुझे लेकर कहां पे आना है, दिल्ली में। तो कौन मुझे बताएगा फ्रॉम वन पोर्ट टू दी अनदर पोर्ट विद इन इंडिया डिफरेंट कन्वेंस, क्या इसको ट्रांसशिपमेंट बोलते हैं? बिल्कुल। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग क्या ड्यूरिंग ट्रांसशिपमेंट भी लगा होगा? बिल्कुल। तो क्वेश्चन है, क्या हमें CIF निकालते समय क्या वो कॉट, लोडिंग, अनलोडिंग भी लेना है जो कि फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू ICD लगा होगा? आंसर इज नो। ये उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया।
ठीक है जी। तो आपको सिर्फ क्या लेना है, प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन से प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन तक का कॉट, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग लेना है। बट एक बार ही प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे पहुंच गया, यहां से अगर ट्रांसशिपमेंट हो रही है किसी अन्य पोर्ट विद इन इंडिया तो उसके लिए आपको वो इंक्लूड नहीं करना, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है सर। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स में इंक्लूड करना है शिप डैमेज, लिटरेज, बार्ज चार्जेस। क्या मतलब है इसका? देखिए कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि शिप जो है काफी समय तक खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है जिसको हम डैमरेज बोलते हैं। तो लॉ कहता है कि अगर शिप पे डैमरेज लगता है तो वो डैमरेज भी कॉट का पार्ट माना जाएगा। और अगर कई बार बड़ा बड़ा वेसल होता है जो कि पोर्ट तक किनारे पे नहीं आ जाता तो उस पोर्ट से, क्योंकि वो किनारे पे नहीं आ रहा, तो छोटी छोटी लिटरेज भेजी जाती है माल उतारने के लिए। तो वो लिटरेज को जो आपने पे करा होगा वो भी सीओटी का पार्ट है, उसको भी आपने इंक्लूड करना है वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स में। तो याद रखना, दो बातें मैंने बता दी, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। ट्रांसशिपमेंट फर्दर अगर होती है तो उससे रिलेटेड कॉट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग नहीं आएगा। लेकिन इंपोर्टेड गुड्स जो आपने इंडिया में इंपोर्ट करी है उससे रिलेटेड अगर डैमरेज है या किसी तरह का कोई लिटरेज चार्ज है तो वो आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। और एक और वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, स्पेशल नोट, इंटरेस्ट अगर मान लो सप्लायर जो भी हमारा एक्सपोर्टर है अगर वो चार्ज कर रहा है तो क्या वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा? सर जीएसटी में हमेशा पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट, लेट फी वैल्यू का पार्ट है। कस्टम के अंदर इंटरेस्ट हमारा वैल्यू का पार्ट नहीं है अगर आप कुछ कंडीशन पूरी कर दो तो। और वो कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए। पहला, इंटरेस्ट चार्जेस क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्राइस, मतलब आपको अलग से शो करना होगा कि प्राइस ऑफ गुड्स अलग है और इंटरेस्ट कंपोनेंट उसमें अलग है। दूसरा, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, ओरली नहीं होनी चाहिए। तीसरा, प्राइस हैज नॉट इन्फ्लुएंस ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, 100 रुपए की चीज है ना, वो आपके साथ सेटिंग करेंगे और वो क्या बोलेंगे, यार एक काम करो आप बोल देना 10 रुपए की चीज है और 90 रुपए का इंटरेस्ट है। अब मुझे बताओ इससे क्या होगा? अगर ये नोट कह रहा है, सीबीआईसी का स्पेशल नोट कहता है कि इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट नहीं है, फिर तो जीएसटी सॉरी कस्टम ड्यूटी कितने पे देना है, 10 पे। फिर तो सारे लोग क्या करेंगे, वैल्यू पे डेफिनेटली इसका इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो लॉ कहता है अगर ऐसा हुआ तो फिर हम इंटरेस्ट को इंक्लूड कर देंगे। इन शॉर्ट 3 बातें याद रखो, सेपरेटली होना चाहिए, अरेंजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए और प्राइस शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। लीजिए, तो ये हमारी 3 कंडीशन अगर आप पूरी कर दोगे तो इंटरेस्ट जो होगा ऑन डेफर्ड पेमेंट्स या डिलेड पेमेंट्स वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। ये सीबीआईसी ने क्लैरिफाई कर दिया कस्टम के अंदर, जबकि जीएसटी के अंदर इंटरेस्ट लेट फी वैल्यू का पार्ट होता है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, आई एम वेरी श्योर पूरा चैप्टर समझ आ गया आपको। अब इस चैप्टर में मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं वो क्या, रूल 4 to 9 जो है ना वो आपने खुद पढ़ना है आज, जिसमें आइडेंटिकल, सिमिलर गुड्स, डिडक्टिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन, ठीक है ना, क्योंकि वो पेपर में आएगा भी तो 2 मार्क, 1 मार्क 3 नंबर का आएगा, तो एक बार रीड करना है आपने, ठीक है। प्रैक्टिकल पोर्शन वाला मैं सारा विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म करा रहा हूँ। आई एम वेरी श्योर बहुत बेनिफिट होगा आपको हर क्लास से, जो भी मैं आपको रोज 8, 9 to 10 दिया करूंगा, ठीक है सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इंडिया में मटेरियल को इंपोर्ट किया गया बाय एयर। एक बात हमेशा याद रख लेना, जब भी इंडिया में इंपोर्ट बाय एयर होगा ना तो कान खड़े कर लेना, बिकॉज पेपर में एयर से रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ही वो पॉइंट बनता है कि अगर दिया भी हो तो भी 20% से अधिक आप नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो देखिए जरा, एयर से रिलेटेड अगर मान लो इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, उसका CIF वैल्यू दिया हुआ है $5000, फ्रेट दिया हुआ है $1500, इंश्योरेंस दिया हुआ है $500, ये आपको गिवन है। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है सीबीआईसी का भी और आरबीआई का भी, ए भी निकालना। बेटा एक बात मेरी दिमाग में बांध लो, अगर तो क्वेश्चन में CIF गिवन है, लिखना है लिख लो, CIF गिवन है और वेसल या व्हीकल से आ रहा है तो एज इट इज ले लेना है इसको। फ्रेट, इंश्योरेंस फिर इसमें इंक्लूडेड है, कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर बाय एयर आ रहा है तो मेरे स्टेप्स याद रखना कि आपको स्टेप नंबर 1 में पहले FOB निकालना है, कंप्यूट FOB प्राइस। कैसे सर? सर CIF तक आने के लिए हम ऐड करते थे,
तो अगर इसमें से इंश्योरेंस और फ्रेट हम माइनस कर दें तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, एफओबी। सर ये कब करना है, हमेशा? नो, जब बाय एयर होगा तो ही करना है। अगर आपने बाय वेसल करा है तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, फिर आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी वही एक्सेप्टेबल हो जाएगी। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ इसमें CIF वैल्यू कितनी है, $5000। इंश्योरेंस और फ्रेट की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस 500 है, ये 1500 है, तो इसका मतलब यहां पर आ गया $3000 FOB प्राइस। फ्रेट आ गया मेरे पास 1500 और इंश्योरेंस आ गया 500, तो हमारे पास FOB प्राइस कितना आ गया बेटा, 3000। अब ध्यान से देखो स्टेप 2, अब आप क्या करो, कंप्यूट करो वापस CIF। पहले FOB निकाला, वापस CIF निकालो। सर ये क्या कर रहे हो, अरे देखो तो सही, CIF निकालने के लिए क्या FOB में वापस ये दोनों चीजें ऐड होंगी। याद रखना बाय एयर चल रहे हो आप, ठीक है। FOB प्राइस $3000 है, ठीक है। इंश्योरेंस 500 है, फ्रेट वैसे तो कितना है 1500, लेकिन बाय एयर में मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान रखना 20% ऑफ FOB चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे 20% ऑफ FOB और 1500 विच एवर इज लोअर, 600 हमने ले लिया, 4100, और एक्सचेंज रेट हमने कौन सा लेना है बेटा, CBIC का लेना है जो कि 60 रुपीज़ है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, राइट। बीच में थोड़ा सा वॉल्यूम प्रॉब्लम हुआ था, आई एम वेरी श्योर आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है। ठीक है सर, चलिए अब हम चल रहे हैं बच्चे नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा मेरा, फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स अंडर कस्टम एक्ट 1962, ठीक है जी। और आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं आपसे एक सवाल पहले पूछ लेता हूँ कराने से पहले, जरा सोच के बताना जरा मुझे। जैसे सपोज करो ये है इंपोर्टर, ये है प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये है एक्सपोर्टर की फैक्ट्री, ये है प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, ठीक है, और ये हमारा कन्वेंस है, और यहाँ से इंडिया में माल आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहना। मुझे एक बात आओ, यहाँ का जो प्राइस है वो तो होगा एक्स फैक्ट्री प्राइस, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे FOB प्राइस पूछा था क्या होता है, तो FOB प्राइस क्या होता है, कोई बताएगा? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, मतलब एक ऐसा प्राइस जो बोर्डिंग तक इंक्लूड करेगा सारे खर्चे, बोर्डिंग तक इंक्लूड करेगा सारे खर्चे, ध्यान रखना। तो मुझे बताओ क्या उसमें एक्स फैक्ट्री प्राइस भी आएगा? बिल्कुल। फैक्ट्री से लेकर प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन तक की ट्रांसपोर्टेशन भी आएगी, बिल्कुल। और शिप की लोडिंग में जो खर्चे हुए होंगे क्या वो भी आएंगे। तो यहां तक लोडिंग तक जितने भी खर्चे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? FOB प्राइस। तो कई बार पेपर में क्या होगा, FOB भी गिवन नहीं होगा। तो अगर FOB गिवन नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, पहले FOB निकालना होगा, बाद में CIF निकलेगा। तो पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था उसमें FOB गिवन था, तो आपने आगे स्टार्ट कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि आपको FOB भी गिवन ना हो, तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक्स फैक्ट्री प्राइस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट, यानी कि ये उधर की बात कर रहा है, 500, तो ये भी अभी FOB नहीं पहुंचा। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन टू शिप, 50। लो जी, यहां तक अगर आप ऐड कर दोगे ना तो ये आपको दे देगा FOB प्राइस। तो इसका मतलब इस प्रश्न में FOB प्राइस भी आपको निकालना था,
प्रश्न 1 में एफओबी गिवन था, प्रश्न 2 में एफओबी आपने निकाला। कैसे निकाला मैं रिपीट कर रहा हूं, एफओबी तक आने के लिए प्लीज समझेंगे, आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री से लेकर पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक का ट्रांसपोर्टेशन और वहां से लोडिंग तक का खर्चा, क्योंकि फ्री ऑन बोर्ड, बोर्डिंग तक के सारे खर्चे फ्री ऑन बोर्ड प्राइस कहलाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में एफओबी प्राइस कितना होगा, तो आई एम वेरी श्योर आप बता सकते हो। माई एफओबी प्राइस विल बी, कौन बताएगा बच्चे, एक्स फैक्ट्री प्राइस 10,000, फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट 500, लोडिंग का 50, सारा ऐड कर दो तो आ जाएगा $10,550। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है हमें, बिल्कुल सही है सर। हैंडलिंग यहां तक तो हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है आगे हमें क्या लेना है, वो आपको मालूम है, या तो एडजस्टमेंट 10(1) की है या एडजस्टमेंट 10(2) की है। तो अब आप मुझे बताएंगे क्या बाइंग कमीशन पेड बाय द इंपोर्टर आएगी? सर नहीं आएगी, ये मैंने 10(1) में क्लियर कर दिया। बाइंग कमीशन कभी भी वैल्यूएशन का पार्ट नहीं होती है। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ये आएगा, ठीक है ना। एक्सपोर्टिंग कंट्री से लेकर इंडिया तक आने में जो फ्रेट लगा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन। क्या ये आएगा $1,000? सर बिल्कुल आएगा। अच्छा, वैसे साफ लिखा हुआ है शिपमेंट, तो इसका मतलब ये माल किस पे आया, शिप पे। और अगर शिप पे आया है तो 20% का कोई लॉजिक नहीं है, जितना एक्चुअल में गिवन है क्या सारा ले लोगे आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने $1,000 ऐड कर देना है फॉर फ्रेट। और अब हम आएंगे इंश्योरेंस के पास। इंश्योरेंस के साहब ने लिखा हुआ है अनअसर्टेनेबल, तो ये आपको मालूम है 1.125% ऑफ एफओबी आप ले लीजिएगा। जो भी आएगा यहाँ पर आ जाएगा मेरा CIF प्राइस इन डॉलर्स, और फिर इसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद एक्सचेंज रेट। और मेरे बच्चे एक्सचेंज रेट आपको गिवन है 60 बाय CBIC, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निकाल लेंगे CIF इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो इस क्वेश्चन में नया क्या सीखा कि कई बार ऐसा होगा कि एफओबी नहीं दिया होगा, एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑफ एक्सपोर्टर का दिया होगा, तो पहले एफओबी तक आओ, फिर उसके बाद 10(1) और 10(2) में एडजस्टमेंट्स ऐड होंगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों हमें अच्छे से समझ आ गए हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। कंप्यूट असेसेबल वैल्यू अगेन, कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर। तो मैंने फिर से वो प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया। बताओ फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, तो क्या ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट ऑफ शिपमेंट 800, तो ये भी एफओबी में इंक्लूड होगा। हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग ऑफ द शिप 50। मुझे बताओ क्या $20,850 क्या ये मेरा एफओबी बन गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूं। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है ये तीनों जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एफओबी प्राइस इन डॉलर्स। ठीक है, अब वो कहता है बाइंग कमीशन बाय इंपोर्टर लेना है? ऑफ कोर्स नॉट। लिटरेज चार्जेस बाय इंपोर्टर, लिटरेज चार्जेस मैंने बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड्स लिटरेज बार्ज और इसके अलावा जो भी डैमरेज है, तो क्या ये सब इंक्लूड हो? तो ये इंक्लूड होगा, ये ध्यान रखना। फ्रेट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ये भी इंक्लूड होगा। शिप डैमरेज, ये भी इंक्लूड होगा। फ्रेट फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू आईसीडी, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये सब आपने सॉल्व कर, हाँ जी, मेरा एक्चुअली में बैटरी बीच में बंद हो गई थी, तो मे बी एक आधे सेकंड के लिए म्यूट हुआ होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है, इसका आंसर आई वांट हर बच्चा देगा, बिकॉज मैंने बार बार बोला कि जब तक आप मुझे नहीं रिस्पॉन्ड करोगे ना, तो मेरा भी मन नहीं करेगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं। तो बेटा इट्स वेरी क्लियर कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को शो करो कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। आई एम टेलिंग यू कि मैं आपको अपना 500% दूंगा और आप लोगों को जितना बेनिफिट मैं दे सकता हूं उससे बहुत ज़्यादा दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे दिखना चाहिए कि यार मेरे बच्चे जो है ना, उनमें पागलपन है, उनमें एक स्पार्क है, उनमें एक एनर्जी है। ठीक है, और इन क्लासेस का इंटेंट बहुत क्लियर है कि जो हम लोग इस समय बहुत डाउन सा फील कर रहे हैं, उन सबको तोड़ते हुए मैं चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ऊपर को निकल कर आए, और उसके बाद जो है तब जाके हमें एहसास होगा कि यस हम लोगों ने वो कर लिया है जो हम सोच रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब इसका आई वांट कि आपने आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है।
चलिए अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगेन असेसेबल वैल्यू निकालनी है बच्चे। मशीन इंपोर्ट की गई थी फ्रॉम यूएस, कॉस्ट ऑफ द मशीन $25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स विच आर सप्लाइड बाय इंपोर्टर टू द एक्सपोर्टर फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय इंपोर्टर, याद करो 10(1)(b) मटेरियल कंपोनेंट पार्ट जो कि सप्लाई किया गया टू दी एक्सपोर्टर जिसे यूज किया गया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मशीन, क्या एज पर 10(1)(b) ये 2 लाख रुपए वैल्यू में ऐड हो जाएंगे? बिल्कुल। डिजाइन डेवलपमेंट चार्ज पेबल टू द एक्सपोर्टर, बोलो जी, डिजाइन डेवलपमेंट चार्ज पेबल टू द एक्सपोर्टर, ये भी 10(1)(b) में ऐड हो जाएगा। अच्छा ये रुपीस में दिया हुआ है, ये डॉलर्स में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले डॉलर वाले सारे ऐड कर लेना, ठीक है, फिर उनको रुपी में कन्वर्ट करके फिर उसको 2 लाख इसमें ऐड कर देना, ठीक है ना। और इंश्योरेंस और फ्रेट बिल्कुल एंड में ऐड किया करो, ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ द मशीन। अब मुझे बताओ इंस्टॉलेशन चार्जेस आएगा या नहीं? सर बिल्कुल भी नहीं आएगा, सुन लो क्यों नहीं आएगा। इसको बोलते हैं पोस्ट इंपोर्टेशन। याद रखना कोई भी खर्चा जो पोस्ट इंपोर्टेशन है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। तो पोस्ट इंपोर्टेशन खर्चे वैल्यू में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो इंस्टॉलेशन चार्ज इंपोर्ट के बाद होता है, तो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू। पैकिंग चार्जेस बिल्कुल आएंगे क्योंकि ये हमने 10(1)(a) में पढ़ा था। फ्रेट बिल्कुल आएगा। इंश्योरेंस अनअसर्टेनेबल है, तो क्या ये 1.125% ऑफ एफओबी आप ले लेना। इस क्वेश्चन में एफओबी प्राइस कौन सा होगा सर? सर बहुत सिंपल है, एफओबी प्राइस बेसिकली हम क्या लेंगे, देखो क्वेश्चन साइलेंट है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा कई बुक्स यहाँ पे गड़बड़ करती हैं। वो क्या करती हैं, वैसे तो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस का मतलब होता है प्राइस जो कि हमें बोर्डिंग तक का लेना होता है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि 10(1)(a) की जो एडजस्टमेंट है वो ये मानती है कि ये भी वैल्यू का पार्ट होनी चाहिए थी। इसका मतलब वो जो वैल्यू आपने बताई है क्या वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे चलते हैं तो ध्यान रखना एफओबी प्राइस तक आने के लिए, वैसे क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं है, बट मेरा अपना मानना है वो ये कि 10(1) की एडजस्टमेंट ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हमें एफओबी बोलना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद हमें उसको एफओबी से सीआईएफ करने के लिए 10(2) फॉलो करना चाहिए। मेरा पॉइंट क्लियर है? उसका रीजन है ना, देखो 10 रुपए की चीज उसने दे दी जबकि 90 रुपए का मटेरियल हमने दिया था, तो वो होनी 100 रुपए की चाहिए थी। और अगर मैं कहूं कि नहीं हम एफओबी में 10 ही लेंगे तो फिर तो इंश्योरेंस और फ्रेट कम ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब 10(1)(a) ऐड होने के बाद ही हमें एक्चुअल वैल्यू एफओबी मिलेगी, तो उसके बाद ही हमें 10(2) वाली एडजस्टमेंट्स करनी होती है, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है समझेंगे जरा, 1.125% ऑफ एफओबी और 20% ऑफ एफओबी जो हम इंश्योरेंस फ्रेट लेते हैं, बस ध्यान रखो क्या वो 10(1) की एडजस्टमेंट करने के बाद जो वैल्यू आती है क्या उस पर लेना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके वो हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो अब आप सर क्या कहना चाह रहे हो, ध्यान से देखो। मेरा क्वेश्चन है क्या कॉस्ट ऑफ मटीरियल गुड सप्लाइड बाय द इंपोर्टर, क्या ये 10(1) की एडजस्टमेंट है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, 10(1) की है। इंस्टॉलेशन चार्जेस आना नहीं क्योंकि ये पोस्ट इंपोर्टेशन है, छोड़ दो। पैकिंग चार्जेस ये भी 10(1) की एडजस्टमेंट है तो ऐड कर देना। तो ये सब ऐड करने के बाद वो प्राइस आएगा जिस पर इंश्योरेंस और फ्रेट निकाला जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट 10(1) की एडजस्टमेंट को ऐड करने के बाद वैल्यू पे होना चाहिए। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग स्टैंड्स लिए हुए हैं, बट मैंने कहा जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग काम आती है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है वो सुन लीजिए। अगर कुछ चीज़ें मैंने सप्लाई करी हैं और अगर मैंने उसकी वजह से प्राइस ही मैन्युपुलेट करा हुआ है तो डेफिनेटली फिर वो एफओबी भी मैन्युपुलेटेड ही है। और अगर एफओबी मैन्युपुलेटेड है तो उसका इंश्योरेंस और फ्रेट भी क्या होगा, मैन्युपुलेटेड। और 10(1) का एडजस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, उन मैन्युपुलेशन को पहले दूर करना। तो इसका मतलब जब तक मैन्युपुलेशन दूर नहीं हो रही है तो आपका एक्चुअल एफओबी आया ही नहीं। तो जब तक एक्चुअल एफओबी नहीं आया तो इंश्योरेंस और फ्रेट भी क्यों आएगा। तो इसीलिए इस इंटेंट से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस और फ्रेट हमेशा उस वैल्यू पे निकालो जो एफओबी वैल्यू वो होनी चाहिए जो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 10(1) होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है सर। तो आई एम वेरी श्योर ये क्वेश्चन आप मुझे अभी सॉल्व करके नीचे आंसर भी दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आपको दे दिया, ये आपने करना है। ठीक है जी, करेंगे आप। अभी मुझे आंसर चाहिए इसके नीचे, ठीक है। कल जब मैं आऊँगा तो मैं इसका आंसर दूंगा, आप मैच कर लेना, क्योंकि अब तो डेली क्लास है तो कोई बात ही नहीं है। इट विल बी लाइक एज इफ दिस इज लाइव क्लास गोइंग ऑन। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक
फोर्थ क्वेश्चन में और भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम पोर्ट ऑफ प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, फ्रॉम पोर्ट ऑफ प्लेस टू प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि फैक्ट्री तक। सर ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी पोस्ट इंपोर्टेशन है। याद रखना, पोस्ट इंपोर्टेशन कोई भी खर्चे वैल्यू में नहीं आते, इंस्टॉलेशन पोस्ट इंपोर्टेशन नहीं आएगा, इंपोर्टेशन से आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च हुई है वो भी नहीं आएगा, एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो 4 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको होमवर्क है, आपने अभी करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दीजिएगा। ठीक है सर। 5th आखिरी क्वेश्चन है मेरा, अपने आप करना है, अपने पढ़ के बता रहा हूं। Particulars of import of product Z from Mr. X from US to Chennai airport. एयरपोर्ट है तो बाई एयर आया होगा। आर गिवन बिलो, FOB प्राइस गिवन है, कॉट गिवन है, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग गिवन है, इंश्योरेंस भी गिवन है। अच्छा, जो जो गिवन है वो तो एक्चुअल आएगा, बस ध्यान रखना कॉट लेते समय क्योंकि बाय एयर आया है तो 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये माइंड रखना। अनलोडिंग चार्जेस एट चेन्नई पोर्ट, सर ये नहीं आता, मैंने पहले ही बोल दिया था, एट वाले कोई खर्चे नहीं आएंगे, टू वाले खर्चे आते हैं। और फिर आपको CBIC और RBI दोनों का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है तो ये आपने लेना है। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, बताओ कि इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट आएगा या नहीं, और अगर नहीं तो कंडीशंस बतानी है आपने। ठीक है जी, तो 4 क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। एंड आज शाम को FT-FM की भी क्लास होएगी। जितने बच्चों का FM का पेपर रुका हुआ है 7 to 8, वी विल बी स्टार्टिंग विद डेरिवेटिव्स टुडे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।